Hello, ma'am. अच्छा, दूसरी बात। हाँ, बोलिए। Can you upload the last two lectures on YouTube? पादन। Last two lectures on YouTube. Is it available? हाँ हाँ, ये अभी मैं अपलोड कर दूंगी। एक्चुअली में उसका कुछ प्रॉब्लम आ रहा था, वो यूट्यूब, मैंने रिकॉर्डिंग तो हमेशा ही करती हूँ, Yes, ma'am. मगर लास्ट लेक्चर कल का तो है, मेरे ख्याल से परसों वाला जो लेक्चर है वो शायद अभी तक आया नहीं, वो प्रोसेसिंग ही उसमें चल रही है। अब मैं देख लूंगी, Oh, जो भी अगर लेक्चर अभी है मैं अपलोड कर दूंगी, है ना। okay. लेक्चर तो खैर रोज ही रिकॉर्ड होते हैं बेटा। Yes, ma'am. और Thank you. अगर कोई चीज आपको अलग से पूछनी है आप पूछ भी सकते हैं। और इसके अलावा आप लोगों की क्विज बाकी है बेटा, क्विज 1। तो सैटरडे को मैं आपके क्विज 1 लूंगी, ठीक है। सैटरडे को आपकी क्विज 1 होगी। सैटरडे को कौन सी डेट है? सैटरडे है 24 तारीख, 24 तारीख 24। है। यस, 24। तो 24 को आपका क्विज 1 होगी, 15 मार्क्स की होगी। और ये गूगल फॉर्म में ही मैं लूंगी। और उसमें आपके एमसीक्यू भी होंगे, सब्जेक्टिव भी होंगे, सब तरीके के क्वेश्चंस हो सकते हैं। आप अपनी प्रिपरेशन रखिए। और उसके अलावा आप लोगों का जो मिड एग्जाम होने वाला है, शायद 31 से है आपका मिड एग्जाम। आप लोगों को इसकी इन्फॉर्मेशन है, मिड एग्जाम्स जो होने वाले हैं मैम कब से है? 29 से 29 29 to से 31. अच्छा, तो जब भी आपका मिड एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं, तो उसमें जब केमिस्ट्री का होगा, उसमें फर्स्ट 4 यूनिट्स आपकी उसमें आएंगे। अभी तक जितना मैंने पढ़ा दिया है वो उसमें आएगा, ठीक है। फर्स्ट मैम यूनिट क्विज आपकी, में कौन सा आएगा? मैंने बोला तो जो आपका जो क्विज होने वाला है उसमें आपकी सिर्फ फर्स्ट यूनिट आएगी। मैम एंड सेम तक कितना आएगा? एंड सेम तक तो पूरा ही आता है ना, पूरा ही कोर्स आएगा। अभी जो मिड सेम होने जा रहा है उसमें आपकी 4 यूनिट्स कंप्लीट हो गई, 4 यूनिट्स आएंगी। टोटल 8 यूनिट्स है ना, यू हैव 8 यूनिट्स। डू यू हैव द सिलेबस? है ना, तो Yes, उसमें ma'am. यस मैम। देखिए 4 यूनिट्स हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। देन आपकी जो फर्स्ट मिड टर्म आपका एग्जाम, जो भी मिड टर्म एग्जाम होने जा रहा है उसमें आपका ये 4 यूनिट्स आएंगी। और जो क्विज है उसमें फर्स्ट यूनिट आएगी, ठीक है। किसी को कोई डाउट है? हम्म। और अभी जो क्विज भी हम लोग सैटरडे को लेंगे तो गूगल फॉर्म में लेंगे, तो उसमें अगर कोई सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी होंगे जिसमें आपको डिस्क्रिप्टिव वाले जो आपको लिखने वाले होंगे, तो आप वहीं पर कॉपी स्कैन करके वहीं पर ही गूगल फॉर्म में अटैच कर देंगे। अलग से मुझे मेल या व्हाट्सएप नहीं करेंगे, गूगल फॉर्म पे ही करेंगे जो भी कुछ करेंगे, ठीक है। Ma'am, मैम quiz के टाइम में ऑब्जेक्टिव ही क्या रखिए रहेगा? फिर ना। नहीं, वो तो हम अपनी मर्जी पे रखेंगे, कैसे रखेंगे वो आप नहीं उसको करेंगे। मैंने बता दिया है, हर तरीके के क्वेश्चंस होंगे और आपको उसको मैम करना है। सिलेबस क्या होगा? अभी मैं इतनी देर से बेटा क्या बता रही हूँ, किशन से पार्टी। मैम मैंने इतनी क्विज देर का से सिलेबस, क्विज। क्विज का सिलेबस मैंने अभी बताया बच्चों, कि नहीं बताया आप लोगों को? यस मैम। Yes, ma'am. First क्या unit. बताया मैंने? सुनता नहीं है मैम। First unit. फर्स्ट यूनिट मैम इधर बोला ना, नेटवर्क फर्स्ट वीक। फर्स्ट यूनिट आएगी आपकी। जो क्विज 1 होगी उसमें फर्स्ट यूनिट आएगी। और जो मिड होगा उसमें आपको 4 यूनिट्स पूरी कवर होंगी, जो अभी तक हम लोग डिस्कस ओके कर मैम। चुके हैं, मैम क्विज का टाइमिंग ठीक है। बता दीजिए। क्विज टाइमिंग बेटा आपकी क्लास के टाइम पे ही होगा ना क्विज तो। नहीं मैम, कितना समय दिया जाएगा? जो आपको बेटा क्लास के टाइम में, क्लास टाइम 1 आवर होता है ना, जैसा होता है वैसे दिया ओके मैम। जाएगा, ठीक है। आपको उसी 1 आवर में आपको अपना फॉर्म भी ओपन करना है, सबको एडमिट भी होना है, क्योंकि उससे ज्यादा तो आपको टाइम नहीं मिलेगा ना। वो आपका जब 1 आवर से पूरी क्लास होती है वैसे ही सब कुछ होगा, आपको एक क्लास में होता है। अब आपको अलग से उस पर टाइम तो ना हम दे पाएंगे। आप उसमें, आपको एडमिट भी होना है, आपको गूगल फॉर्म भी देखना है, सबमिट भी करना है, सब उसी टाइम पे, टाइम पीरियड पे ही होगा जो कुछ होगा, ठीक है। कुछ क्वेरी है, कुछ और पूछना हो अगर लास्ट लेक्चर्स का कुछ भी कॉन्फर्मेशंस के बारे में, या हाँ बोलिए। मैम वो हाइड्रोजन इंटरचेंजिंग वाला एग्जांपल आप फिर से बता दीजिए। वो फिर से बता दूं? अच्छा, जस्ट मिनट, मुझे इसको फाइल ओपन करने दीजिए, बता रही हूँ।
ओके, आई एम गोइंग टू शेयर द स्क्रीन, है ना, देखिएगा। स्क्रीन शेयर हो रही है बच्चों? Yes, ma'am. ये एग्जांपल जैसे मैंने आप लोगों को उसमें दिया था, ये दिख रहा है, स्क्रीन दिख रहा है, ये दिख रहा है एग्जांपल, CHO Yes, इधर ma'am. H है, इधर OH है, CH2OH है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर आपके इस एग्जांपल में सबसे पहले तो हमारा रूल क्या कहते हैं बेटा, कि हम लोगों को नंबरिंग करनी होती है, प्रायोरिटी देनी होती है, 1 2 3 4 प्रायोरिटी आपको देनी होती है, नंबरिंग करते हैं आप लोग। तो आपने यहाँ पर ऑक्सीजन है, यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर भी कार्बन है, यहाँ पर हाइड्रोजन है। तो सबसे पहले तो हमने ऑक्सीजन को प्रायोरिटी दी, तो ऑक्सीजन का वेट सबसे ज्यादा होता है ना, 1 नंबर दे दिया। फिर अब ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, तो अब इसके बाद देखेंगे कि इसके बगल में कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, जबकि यहाँ पर सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन होगा, है ना। तो डबल बॉन्ड को आप ज्यादा प्रायोरिटी दोगे, तो यहाँ पर आपने 2 लिख दिया, ठीक है। सबसे पहले आपने नंबरिंग 1 2 करा, और फिर ये क्या कर, 3rd हो गया, ये 4 हो गया। ये प्रायोरिटी रूल मालूम है ना, कैसे देते हैं 1 2 3 4 नंबरिंग कैसे करते हैं, वो मालूम है Yes, ma'am. है ना। ये नंबरिंग कर दी। अब क्या हो गया, अब आप यहाँ पर देख रहे हो कि जो लीस्ट प्रायोरिटी वाला जो हाइड्रोजन है वो लेफ्ट हैंड साइड पर है। तो मैंने क्या बोला था, रूल क्या कहता है कि आफ्टर गिविंग द नंबर्स टू ऑल द ग्रुप्स, हमें क्या करना होता है कि जो लीस्ट प्रायोरिटी वाला जो ग्रुप होता है उसको वर्टिकल लाइन पे रखना होता है। वर्टिकल मतलब कि वर्टिकल लाइन फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला, सॉरी हाँ, फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला में वर्टिकल लाइन क्या शो करती है, वर्टिकल लाइन शो करती है कि आपके बैक साइड पर है, ये मतलब पीछे, मतलब आप जो भी आपका लैपटॉप का स्क्रीन है या मोबाइल का स्क्रीन है उसके पीछे साइड पर ही होंगे, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन ये आपकी तरफ है। तो HOOH आपकी तरफ दिख रहा है, और CHO और CH2OH आप पीछे की तरफ होगा, है ना। ये आपको मैंने बताया था फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला में। तो जब हम लोग को लीस्ट प्रायोरिटी वाला जो भी ग्रुप अगर आ गया, तो उसको हमें करना होता है वर्टिकल साइड पे रखना होता है, मतलब कि बैक साइड पे रखना होता है। तो ये वर्टिकल साइड पर नहीं है, तो हमें वर्टिकल पे लाना पड़ेगा। तो हम सपोज को उसको नीचे लाना चाहते हैं, तो फर्स्ट इंटरचेंज क्या होगा, CH2OH यहाँ चला गया, H यहाँ आ गया, नीचे आ गया। अगर इनको चेंज किया हमने आपस में, तो फिर इनको भी आपस में चेंज करना पड़ेगा। तो फर्स्ट इंटरचेंज में आपने क्या करा, CH2H को यहाँ ले गए, H को आप यहाँ ले आ गए, ये देखिए यहाँ चेंज हो गया। फिर सेकेंड इंटरचेंज में आप इनको भी आपस में चेंज करोगे, तो देखो हाइड्रोजन तो नीचे हमारा आ ही गया था, पहले इंटरचेंज में आ गया था। तो मगर इंटरचेंज दोनों करने पड़ेंगे, ये ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ इनको आपस में चेंज कर दे, इनको चेंज किया तो फिर आपको इनको भी पूरे ग्रुप को चेंज करना पड़ेगा। तो लीस्ट प्रायोरिटी वाले को आप नीचे ले आए। अब लाने के बाद अब आप देखोगे कि 1 के बाद 2 कहाँ जा रहा है। अब OH तो ऊपर चला गया, CHO यहाँ आ गया, तो 1 के बाद 2 देखो कैसे आ रहा है, आपका राइट हैंड साइड पे मूवमेंट हो रहा है ना। 1 से 2 देखो राइट हैंड साइड पे आपका आई बॉल का मूवमेंट हो रहा है, इसका मतलब ये R होगा, रेक्टस R, ठीक है। और दूसरे एग्जाम्पल में देखो, यहाँ पर इन्होंने क्या करा है कि H को ऊपर लेके चले गए। तो ये आपकी मर्जी है, ऊपर लाना चाहो या नीचे लाना चाहो, मतलब लाना वर्टिकल लाइन पे ही है, हॉरिजॉन्टल पे लीस्ट प्रायोरिटी वाले को नहीं रखना है, ये रूल कहता है। एक और, ठीक है। अब अगर आपने सपोज करो ऊपर लेकर आए, तो आपने इन दोनों को आपस में चेंज किया, इनको चेंज किया, तो इनको भी चेंज करना पड़ेगा। आपने चेंज कर दिया, फर्स्ट इंटरचेंज में आपने H और CH3 को चेंज कर दिया, हाइड्रोजन ऊपर आ गया, ठीक है, हमें हाइड्रोजन को ऊपर ही लाना था लीस्ट प्रायोरिटी वाले को। और फिर सेकेंड इंटरचेंज में इनको भी आपस में चेंज कर दीजिए। तो आपने चेंज कर दिया, तो आप देखेंगे 1 यहाँ पर है और 2 यहाँ पर है। तो 1 के बाद 2 का मूवमेंट कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज है, मींस S, ये S हो गया। ये बात यहाँ पर आती है रूल्स के अकॉर्डिंगली। और अगर ऊपर वाले और एग्जाम्पल जैसे हम लोगों ने पढ़े थे, तो उसमें क्या हो रहा था कि ये देखो, इसमें लीस्ट प्रायोरिटी वाला ऑलरेडी नीचे है, तो यहाँ कुछ इंटरचेंज करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी नीचे है। तो अब आपने देखा, इसको 1 नंबरिंग दी, इसको 2, इसको 3, तो 1 के बाद 2 को देखो सीधे सीधे, 1 के बाद 2 किधर जा रहा है, ऐसे जा रहा है यहाँ पर। तो इसका मतलब
हमारा क्या हो गया, आर हो गया। यहाँ पर भी आपने लीस्ट प्रायोरिटी वाला यहाँ नीचे है, 1 के बाद 2 को देखो सीधे सीधे, ये है, यहाँ पे ऐसे मूवमेंट होगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ऐसे हो गया। यहाँ पर 1 के बाद 2 ऐसे आएगा, तो ये क्या हो गया, ऐसे हो गया। यहाँ पे 1 के बाद 2 यहाँ पर आया, ये हमारा आर हो गया। यहाँ पर क्या, लीस्ट प्रायोरिटी वाला ऊपर है, यहाँ पर नीचे है, तो या तो ऊपर रखना है या फिर नीचे रखना है। अगर साइड में लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड पर होगा तो आपको इंटरचेंज करने पड़ेंगे। अगर सपोज पूरा हाइड्रोजन यहाँ होता तो आप यहाँ से इंटरचेंज करते, फिर सेकंड में फिर यहाँ से इंटरचेंज करते। बात समझ में आई? कोई डाउट हो तो पूछो। नो मैम। आ गया, बिल्कुल क्लियर हो गई पॉइंट क्या वाला? चलिए मैम ये पीडीएफ क्लासरूम पे सेंड कर दीजिएगा। हाँ, मैं सेंड कर दूंगी, ये भी सेंड कर दूंगी आप लोगों को। मुझे तुम लोग जरा व्हाट्सएप पे भी एक बार रिमाइंडर डाल दिया करो कि मैम जो भी मेरा नोट्स अगर मैं रह गए, छूट गए हैं, मैंने नहीं डाले, तो आप रिमाइंडर डाल दिया करो कि मैम ये डाल दीजिए, ठीक है। ओके ओके। या कोई लिंक्स वगैरह मैंने आपसे सपोज करो वहां पर यूट्यूब में मैंने आपको कॉन्फर्मेशन दिखाए थे और आपको वो देखना है, यूट्यूब का वो देखना है तो वीडियो, तो आप मुझे बोल दो कि मैम ये वाला लिंक शेयर कर दो। आपको एक बार मुझे रिमाइंड करना पड़ेगा क्योंकि मैं इतने सारे क्लासेस होते हैं ना, तो मैं भूल जाती हूँ किसको मैंने क्या सेंड किया था। ये कौन सुयश इस समय आ रहे हैं क्लास में? नो। तो ठीक है, अब हम लोग बच्चों स्टार्ट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट 5th यूनिट आपकी कौन सी है? 5th यूनिट क्या है बेटा? मैम एक्सपेरिमेंट टाइप का था कुछ। स्पेक्ट्रोस्कोपी है, यस मैम। है ना। स्पेक्ट्रोस्कोपी पे हम लोग फिर स्टार्ट करते हैं। बहुत देखो, स्पेक्ट्रोस्कोपी दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और समझने वाली यूनिट है। तो इसमें आप लोग मोबाइल सिर्फ ऑन करके ना बैठे, इसको समझे बहुत ध्यान से कि स्पेक्ट्रोस्कोपी में, क्योंकि स्पेक्ट्रोस्कोपी आपके लिए एकदम न्यू टॉपिक है। अभी तक जितने टॉपिक्स थे वो आप इंटर में पढ़ चुके हो, वो स्पेक्ट्रोस्कोपी आपने इंटर में नहीं पढ़ी है, तो इसलिए इसको समझने वाला टॉपिक है। आई एम गोइंग टू शेयर माई स्क्रीन। स्क्रीन शेयर हो रहा है? यस मैम। आपकी यूनिट 5 है ये। स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या कहती है बेटा? स्पेक्ट्रोस्कोपी इज द स्टडी ऑफ द इंटरेक्शन बिटवीन रेडिएशन एंड मैटर एज अ फंक्शन ऑफ वेवलेंथ। मतलब क्या हुआ कि जो रेडिएशंस होते हैं, आपको मालूम है जितने भी रेडिएशंस हैं, आप एक्स रेज हैं और आपकी गामा रेज हैं, यूवी रेज हैं, आईआर रेज है, नाम सुना है ना आप लोगों ने सब रेजेस का ना? Yes, ma'am. विजिबल लाइट होती है, यूवी लाइट होती है, यूवी मतलब अल्ट्रा वॉयलेट लाइट होती है ना, आईआर मतलब इंफ्रारेड होती है, रेडियो वेव्स हैं, गामा रेज हैं, एक्स रेज हैं, ये सब क्या है? आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस कहते हैं, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होते हैं, ये कैसे चलते हैं? वेव्स की तरीके चलते हैं, जैसे वेव्स चलती है ना वैसे चलते हैं ये भी। और ये जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो भी, चाहे हम गामा रेज की बात करें, चाहे एक्सरे की बात करें, चाहे यूवी है, चाहे विजिबल है, आईआर है, रेडियो वेव्स हैं, माइक्रोवेव्स हैं, जितने भी रेडिएशंस हैं इनकी अपनी अलग अलग प्रॉपर्टी होती है। अलग अलग प्रॉपर्टी हम लोगों ने क्या करा, ये रेडिएशन से इनको अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिक वेवलेंथ या अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी हम लोगों ने अलग अलग नाम दे दिए हैं। क्योंकि वेव्स के फॉर्म में रहते हैं तो हम लोगों ने क्या करा कि ये कहा कि ये जो आप दिख रहा है ना डायग्राम, यहाँ पर देखिए लिखा है गामा रेज है, ये एक्स रेज है, ये यूवी है, आईआर है, माइक्रोवेव है ना, और ये आपके रेडियो वेव्स हैं, फिर लॉन्ग रेडियो वेव्स हैं। ये पूरा आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं और ये वेव के फॉर्म में चलते हैं। वेव्स कैसे चलती है? ऐसे 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 वेव्स चलती है ना, वेव्स जानते हैं ना कैसे चलती है ना। तो अभी क्या करा हम लोगों ने, इन वेव्स को अकॉर्डिंग टू डिफरेंट फ्रीक्वेंसी और अकॉर्डिंग टू डिफरेंट एनर्जी, अकॉर्डिंग टू डिफरेंट वेवलेंथ, हम लोगों ने इनका अलग अलग नेम्स कर दिए।
सपोज करो हम लोगों ने कहा कि 200 to 400 नैनोमीटर तक की जिसकी वेवलेंथ होगी, वेवलेंथ समझते हैं, है ना, जिन भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की वेवलेंथ कितनी होगी, 200 से 400 नैनोमीटर की वेवलेंथ होगी, उसका नाम हमने रख दिया यूवी लाइट, उसका नाम हमने रख दिया यूवी लाइट। और फिर हम लोगों ने कहा कि 400 से 800 नैनोमीटर या 780 नैनोमीटर तक की वेवलेंथ की जो लाइट होगी, जो सॉरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होंगे, उनका नाम हम रख देते हैं विजिबल लाइट। ठीक है, फिर 800 नैनोमीटर के ऑनवर्ड जो होंगी उनका नाम हम रख देते हैं आईआर। इस तरीके से क्या करा हम लोगों ने, अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिक वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी लेकर के इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की अलग अलग नेमिंग कर दी। थे तो सारे के सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, मगर हमने नाम कैसे रख दिए, अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिक वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी। तो ये बात अब याद रखेंगे हम लोग कि अगर हम लोग यूवी की बात कर रहे हैं तो यूवी की वेवलेंथ हम लोग क्या लेते हैं, 200 से 400 नैनोमीटर की जिसकी वेवलेंथ होती है, जिन भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की वेवलेंथ 200 to 400 नैनोमीटर है, उनका नाम हमने रख दिया है यूवी लाइट। और 400 to 780 नैनोमीटर के हम आगे बढ़ते हैं तो उनका नाम हमने रख दिया विजिबल। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये यूवी लाइट, ये यूवी रीजन है, ये विजिबल रीजन है जिसमें कलर्ड आपको कलर्स दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद ये आईआर रीजन आ गया। मतलब अगर आप ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का ये जो मैंने बनाया उसको बोलते हैं स्पेक्ट्रा। ये जो स्पेक्ट्रा बना हुआ है आप देखेंगे कि लेफ्ट टू राइट जाते 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 क्या हो रहा है, वेवलेंथ आपकी इंक्रीज हो रही है, क्योंकि मैंने अभी बोला ना कि 200 से 400 नैनोमीटर ये हो गया, फिर 400 से 780 नैनोमीटर ये हो गए, फिर 780 नैनोमीटर के अबव गए तो आईआर आ गए, और उसके अबव गए तो माइक्रोवेव आ गए। तो मतलब हम लेफ्ट टू राइट जब हम जाएंगे तो ये जो आपके वेव्स हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, उनकी वेवलेंथ बढ़ रही है। बात समझ में आ रही है? लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या आ रहा है, वेवलेंथ बढ़ रही है। तो गामा रेज की वेवलेंथ सबसे कम है और लॉन्ग रेडियो वेव्स की वेवलेंथ सबसे ज्यादा है। ये आपके ऐसे चलते हैं कि बहुत पहले पास 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 चलते हैं, फिर ऐसे दूर 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 ऐसे आपके वेव्स चलने लग जाती हैं, है ना। तो ये हमारी लॉन्ग रेडियो वेव्स है और ये गामा रेज है जिनकी वेवलेंथ सबसे कम है। ये गामा रेज है, जिसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा है वो रेडियो वेव्स है। अब आपको एक बात और पता है कि वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में क्या रिलेशन होता है, बताइए। वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में क्या रिलेशनशिप होता है? मैम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। इनवर्सली, वेरी गुड। तो इसका मतलब मैंने कहा कि लेफ्ट टू राइट जाते जाते मतलब गामा से रेडियो वेव्स तक जाते जाते वेवलेंथ बढ़ रही है। वेवलेंथ बढ़ रही तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो रही होगी, और एनर्जी इंक्रीज करेगा। हाँ, एनर्जी और फ्रीक्वेंसी में क्या रिलेशनशिप होती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं दोनों। E is equals to h nu बोलते हैं ना हम लोग। कैचअप होता है मैम। दोनों E डायरेक्टली is equals प्रोपोर्शनल to होते हैं। h nu बोलते हैं, या यस मैम। E is equals to HC by lambda। HC by lambda। HC upon lambda, है ना, HC upon lambda भी बोलते हैं। तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी और एनर्जी तो आपस में प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मगर वेवलेंथ जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो लेफ्ट टू राइट जाते जाते अगर मैंने कहा कि ये वेवलेंथ बढ़ रही है तो क्या होगा, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करेगी, और फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करेगी तो एनर्जी भी डिक्रीज करेगी। तो गामा रेज की एनर्जी सबसे ज्यादा होगी और रेडियो वेव्स की एनर्जी सबसे कम होगी। देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है, जो स्पेक्ट्रा मैंने बना कर दिखाया हुआ है, लिखा भी हुआ है यहाँ पर इंक्रीजिंग वेवलेंथ, यहाँ से आते आते वेवलेंथ बढ़ रही है, एंड डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कम हो रही है, और एनर्जी भी कम होती चली जाएगी। इतनी बात समझ में आई? तो ये क्या है, हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है। दीज आर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, और उनका हम लोगों ने जो अलग अलग नेम्स बुलाते हैं कि एक्सरे है, आईआर है, हम लोगों ने नाम कैसे रखे हैं, अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिक वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी या एनर्जी के अकॉर्डिंग इनका नाम रख दिए। तो इस रेंज में जो आते हैं 200 to 400 नैनोमीटर को यूवी नाम बोलते हैं, और 400 to 780 नैनोमीटर या कहीं कहीं 800 नैनोमीटर लिखा रहता है, 400 to 800 नैनोमीटर को बोलते हैं विजिबल।
तो ये विजिबल को ये लार्ज करके यहाँ पर आपका बना हुआ है, ये दिखाने के लिए कि विजिबल रीजन में ही अगर कोई लाइट, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, सॉरी, अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आपके किसी भी चीज पर पड़ता है और वो सब्सटेंस क्या करता है, विजिबल रीजन की लाइट को एब्जॉर्ब करता है, तभी वो कंपाउंड, वो सब्सटेंस, वो चीज हमको कलर्ड दिखाई देती है, वरना वो कलर्ड नहीं दिखाई देती। तो आप देख रहे हैं कि आप इधर उधर तो आप देखो ये सब व्हाइट कलर का है, तो व्हाइट है, तो कोई भी कलर यहाँ नहीं है, सिर्फ ये रीजन आपका कलरफुल है। क्यों है? क्योंकि ये विजिबल रीजन है। तो एक बात ऑलवेज कीप इन माइंड कि कोई भी चीज, कोई भी सब्सटेंस हमको कलर्ड क्यों दिखाई देती है, क्योंकि वो विजिबल रीजन की लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा होगा। विजिबल रीजन का मतलब क्या हो गया कि 400 टू 780 नैनोमीटर की लाइट के बीच का कोई भी पार्ट एब्जॉर्ब कर रहा होगा, 400 टू 780 नैनोमीटर। और अगर किसी कंपाउंड ने 200 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब किया या 300 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब किया, तो वो कंपाउंड हमको कलरफुल दिखाई नहीं देगा, वो कलरलेस दिखाई देगा, क्योंकि वो यूवी रीजन की लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में पूछते हैं। वाटर कलरलेस है, बेंजीन कलरलेस है ना, बट फिनॉल क्या है, कलरफुल दिखाई देता है हमको, फिनॉल कलरफुल दिखाई देता है। और नाइट्रोबेंजीन हमको कलर दिखाई देता है, एंथ्रासीन है, नैप्थासीन है, पेंटासीन है, ये कलर्ड होते हैं, जबकि बेंजीन कलरलेस है। क्यों? सबके रीजन यही है कि जो भी चीज हमको कलरलेस दिखाई दे रही है, इसका मतलब वो यूवी रीजन की लाइट को एब्जॉर्ब कर रही होगी। और नाइट्रोबेंजीन है, एंथ्रासीन है, पेंटासीन है, ये विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब कर रही होगी। ठीक है, तो स्पेक्ट्रोस्कोपी अब किसे कहते हैं? स्पेक्ट्रोस्कोपी इसी को कहते हैं कि स्पेक्ट्रोस्कोपी इज द स्टडी ऑफ द इंटरेक्शन बिटवीन रेडिएशन एंड मैटर एज अ फंक्शन ऑफ वेवलेंथ। किनके बीच का इंटरेक्शन है? कोई भी मैटर और रेडिएशन, जो भी रेडिएशन हमने डाले, आपके पास कोई भी चीज है, उसमें क्या डाला हमने? रेडिएशन डाले, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डाले, तो उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का आपके पास जो भी मैटर है उससे क्या इंटरेक्शन हो रहा है, उससे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, उसकी स्टडी को हम बोलते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी। अगर सपोज करो हम लोगों ने कोई कंपाउंड लिया और उसमें हम लोगों ने 200 से 400 नैनोमीटर तक की रेडिएशंस को डाला, तो 200 से 400 नैनोमीटर के रेडिएशन का मतलब क्या हो गया? हम लोगों ने कौन सी लाइट डाली है? यूवी डाली है। तो यूवी लाइट डालने पर उस मैटर के अंदर क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या हुआ, उसकी स्टडी को बोलते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी। क्योंकि आपको पता है कि कोई भी रेडिएशन अगर हम डालते हैं किसी भी सब्सटेंस के अंदर, तो चेंजेस जरूर आएंगे। चेंजेस इसलिए आएंगे क्योंकि इनकी अपनी अपनी एक एनर्जी होती है। गामा रेस की सबसे ज्यादा एनर्जी है, एक्सरे की एनर्जी उससे कम है, यूवी की एनर्जी उससे कम है, विजिबल की एनर्जी उससे कम है। मगर जो भी इनके पास एनर्जी है, जब भी किसी चीज पर डालेंगे इसको हम, तो कुछ ना कुछ उस पर इफेक्ट तो पड़ेगा। तो वो इसी की स्टडी को हम बोलते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी इज द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन, किसके बीच की इंटरेक्शन? बिटवीन रेडिएशन एंड मैटर एज अ फंक्शन ऑफ वेवलेंथ। एज अ फंक्शन ऑफ वेवलेंथ तो लिखना जरूरी है, क्योंकि भाई कौन सी वेवलेंथ की लाइट हम डाल रहे हैं, यूवी डाल रहे हैं कि आईआर डाल रहे हैं कि माइक्रोवेव डाल रहे हैं, ये जानना जरूरी है। इज इट क्लियर? कोई डाउट हो तो बीच में ही इंटरप्ट करके पूछ लिया करो कि मैम ये बात हमें समझ में नहीं है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डील कर रहे हैं अभी हम लोग। बताइए, am I audible? यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। तो जितनी बातें बोली वो समझ में आई? यस मैम। क्योंकि हम लोग कोशिश तो ये करते हैं कि स्पेक्ट्रोस्कोपी एक ऐसा टॉपिक है कि ऑफलाइन ही पढ़ाएं, मगर अब क्योंकि ऐसी कंडीशन नहीं है, ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, तो ऑनलाइन ही बच्चों बहुत ध्यान से भी समझो उसको। क्योंकि अगर स्टार्टिंग में आपको, बोलिए हम कॉलेज नहीं खुलेगा? बेटा, मैं स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ा रही हूँ, उसकी तरफ ध्यान नहीं तुम्हारा, तुम मुझे दूसरे क्वेश्चन पूछ रहे हो। मैंने क्या कहा, स्पेक्ट्रोस्कोपी समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? जो बात मैंने समझाई समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? और ये जितना भी बता रही हूँ, अगर नहीं समझोगे तो बाकी आगे का टॉपिक भी नहीं कवर हो पाएगा।
जहां जो चीज कर रहे हो उस पर कॉन्सेंट्रेट करो फिलहाल। तो इतनी बात समझ में आई कि स्पेक्ट्रोस्कोपी किसे कह रहे हैं हम लोग? यस मैम। फिर आते हैं हम लोग उसके बाद, अब ये अलग अलग नाम दे दिए गए कि अगर हम लोगों ने यूवी और विजिबल, यूवी विजिबल को एक साथ ही लेके चलते हैं हमेशा हम लोग, कि अगर 200 से लेकर के 800 नैनोमीटर के रेडिएशंस आप किसी सब्सटेंस पे डाल रहे हैं, फिर से बोल रही हूँ 200 से लेकर के 800 नैनोमीटर, 800 का मतलब क्या आ गया, विजिबल भी इसमें आ गया, 200 से लेकर के आपका 400 तो आपका यूवी था, और उसके बाद आपका विजिबल आपका स्टार्ट हो गया था। तो अगर हम लोग जब यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करते हैं तो आपका पूरा 200 से लेकर के 800 नैनोमीटर सबको कवर करते हुए चलते हैं कि इतने वेवलेंथ की आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आप किसी सब्सटेंस पर डाल रहे हैं, फिर उसकी स्टडी कर रहे हैं कि क्या हो रहा है उसके अंदर, उसको बोलते हैं यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी, यूवी एंड विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। अगर आपने इस रीजन के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस डाले हैं किसी कंपाउंड में, फिर उसकी स्टडी कर रहे हैं कि क्या हो रहा है उसके अंदर, तो उसको बोलते हैं आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो आपके कोर्स में यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी है, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी है और एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी है। एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी किसे कहते हैं हम लोग? न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। एनएमआर का फुल फॉर्म होता है न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, या इसका दूसरा नाम होता है पीएमआर, प्रोटॉनिक मैग्नेटिक रेजोनेंस। ये बातें नोट करते रहा करो जब पढ़ाओ। तो जब हम लोग यूवी और विजिबल लाइट से डील करते हैं तो बोलते हैं यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी, जब आईआर लाइट से डील करते हैं तो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, जब हम लोग रेडियो वेव्स के साथ डील करते हैं तो नाम दिया है हम लोगों ने एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी या पीएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो 3 स्पेक्ट्रोस्कोपी आपके कोर्स में है, इनको आपको पढ़ना है, बाकी माइक्रोवेव कोर्स में नहीं है। रेडियो वेव से रिलेटेड तो मैंने बताया आपको, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी बोलते हैं। यहाँ पर भी देखिए, ये पूरा स्पेक्ट्रा है, यहाँ पर कॉस्मिक रे, गामा रे, एक्स रे, यूवी, ये आपका यूवी और विजिबल, ये इतना ऐसा यूवी का है, ये पूरा विजिबल का। तो इस जब हम लोग यूवी विजिबल पढ़ेंगे तो पूरा ही कवर करेंगे, यहाँ से लेकर के पूरा विजिबल तक का हिस्सा कवर करेंगे, ठीक है। तो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है आपका 200 से तो बिल्कुल स्टार्ट हो ही जाता है, और उससे पहले हमारा कहलाता है वैक्यूम यूवी। तो आप मतलब ऐसा नहीं होता है कि एक रेडिएशन खत्म हुआ तुरंत से दूसरा स्टार्ट हो गया, धीरे धीरे वो स्टार्ट होना शुरू हो जाता है और फिर दूसरा वाला भी शुरू हो जाता है। तो आपका ये 100 नैनोमीटर से धीरे धीरे आपकी स्टार्टिंग हो जाती है, 200 तक आ गया, तो 200 से लेकर के 400 नैनोमीटर ये कहलाता है वैक्यूम यूवी। और ये वाला कहलाता है शॉर्ट वेव यूवी, मिडिल वेव यूवी एंड लॉन्ग वेव यूवी, ठीक है। और फिर 400 के बाद आपका स्टार्ट हो जाता है विजिबल रीजन। तो विजिबल रीजन भी आपका 7। वैक्यूम यूवी मतलब? हाँ बोलिए। वैक्यूम यूवी मतलब? ये आपका यहाँ से स्टार्ट होना शुरू हो गया है यूवी, हल्का हल्का स्टार्ट होना। मैंने बोला ना, वैसे तो मैं क्या बोल रही हूँ 200 बोल रही हूँ, 200 से लेकर के 400, मगर ऐसा नहीं कि एक्सरे खत्म हो गया यूवी एकदम से स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पे आपका धीरे धीरे आपका एक्सरे खत्म हो रहा है और आपका वैक्यूम यूवी आपका स्टार्ट हो रहा है। तो 100 से 200 के बीच में जो रेंज है उसको नाम दे दिया गया वैक्यूम यूवी। फिर ये शॉर्ट वेव यूवी, फिर मिडिल वेव यूवी और फिर लॉन्ग वेव यूवी। ये मतलब यहाँ से आपका यूवी स्टार्ट हो गया है। और फिर 400 तक आते आते आपका फिर ये यूवी आपका खत्म हो जाता है, फिर विजिबल स्टार्ट हो जाता है। तो ये पूरा नेमिंग है बेटा, वैक्यूम यूवी, शॉर्ट वेव यूवी, मिडिल वेव यूवी, लॉन्ग यूवी। इनका क्या यूज है, क्यों वैक्यूम नाम दिया गया, इसको भी अभी हम लोग बात करेंगे, डिस्कस करते हैं, ठीक है। ये ऐसे करके देखो वैक्यूम यूवी रेंज बोली गई 100 से 200, यूवी 200 से 400 विजिबल है। अब यहाँ पे मैंने 715 nm लिखा हुआ, कहीं पर 718 nm मिल जाएगा तुमको, कहीं पर 800 nm मिल जाएगा, तो उससे आप कंफ्यूज मत हो ना, 40-50 nm से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो अब यहाँ पर आती बात कि अब
यूवी लाइट या विजिबल लाइट डालने से क्या चेंजेस आते हैं कंपाउंड में। तो यूवी लाइट डालने से या विजिबल लाइट डालने से क्या होता है, मॉलिक्यूल के अंदर या जो भी सब्सटेंस में आप डाल रहे हो उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस के लिए सबसे ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है। तो यूवी विजिबल की एनर्जी ज्यादा है इन कंपैरिजन टू आईआर एंड द एनएमआर और इन कंपैरिजन टू रेडियो वेव्स। अगर हम लोग इनसे कंपेयर करें इंफ्रारेड से और माइक्रोवेव से, रेडियो वेव से, तो सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी है, यूवी और विजिबल की एनर्जी ज्यादा होगी ना। ये आप देख रहे थे कि लेफ्ट टू राइट आते आते क्या हो रहा है, आपका वेवलेंथ धीरे धीरे बढ़ रही है और एनर्जी डिक्रीज कर रही है। तो इनकी एनर्जी कम है, इनकी एनर्जी ज्यादा है। तो यूवी और विजिबल लाइट जो हम डालते हैं किसी कंपाउंड में तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस होने शुरू हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस के लिए हमको बहुत एनर्जी चाहिए होती है और वो एनर्जी इन्हें यहाँ से मिल जाती है। अब आप पहले यहाँ पे ये जान लें कि कौन कौन से ट्रांजिशंस हो सकते हैं किसी मॉलिक्यूल में। एक तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस होते हैं, दूसरे होते हैं वाइब्रेशनल ट्रांजिशंस। वाइब्रेशनल ट्रांजिशन का मतलब होता है मॉलिक्यूल या एटम अपनी जगह पर ही वाइब्रेट करता रहता है ना। तो जब आप लाइट डालते तो और तेजी से वाइब्रेट करना शुरू हो जाता है, तो हम लोग बोलते हैं इसके अंदर वाइब्रेशनल ट्रांजिशंस आ रहे हैं। ट्रांजिशंस का मतलब होता है चेंजेस, कि आपके मॉलिक्यूल या एटम जो भी है वो हर समय वाइब्रेट करता रहता है, या आपको दिखाई दे और चाहे ना दिखाई दे, हर समय वाइब्रेशंस होते रहते हैं। तो जब आप लाइट डालते तो और तेजी से वाइब्रेशन शुरू हो गए, तो उसको बोलते हैं हम लोग वाइब्रेशनल ट्रांजिशंस हो गए। इसके अलावा मॉलिक्यूल या एटम में रोटेशंस भी हर समय होते रहते हैं। तो जब आप लाइट डालते हो तो क्या होता है उसके अंदर और तेजी से रोटेशन शुरू हो जाता है, उसको बोलते हैं रोटेशनल ट्रांजिशंस, है ना। तो these are the different transitions: electronic transitions, vibrational transitions and rotational transitions. And always keep in mind electronic transitions वो होने के लिए सबसे ज्यादा एनर्जी चाहिए। सबसे ज्यादा एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस के लिए, देन वाइब्रेशनल ट्रांजिशंस के लिए एंड देन रोटेशनल ट्रांजिशंस के लिए। राइट ऑन योर कॉपी सब 3 ट्रांजिशंस मैंने बताए। सबसे ज्यादा एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस के लिए, फिर वाइब्रेशनल ट्रांजिशंस एंड देन रोटेशनल ट्रांजिशंस। और यूवी में इतनी एनर्जी होती है कि वो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस को वहां पर प्रोड्यूस कर सकता है। इसलिए यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम लोग इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस की बात पढ़ते हैं। जब हम लोग आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ेंगे तो देखेंगे कि आईआर लाइट डालने पर यहाँ पर वाइब्रेशनल ट्रांजिशंस होंगे, वहां पर अब इलेक्ट्रॉनिक नहीं हो पाएंगे। क्यों नहीं हो पाएंगे? कि आपकी आईआर की एनर्जी इतनी नहीं है कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस हो सके। तो जब आप आईआर लाइट डालते हो, इंफ्रारेड डालते हो, तो वहां पर वाइब्रेशनल ट्रांजिशंस होते हैं। जब माइक्रोवेव्स डालते हो तो वहां पर रोटेशनल ट्रांजिशन स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो यूवी लाइट डालने पर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस तो होंगे, कि बाकी सारे ट्रांजिशंस भी होते हैं, मगर हमें यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस को ही कवर करना है। तो ये बात ध्यान रखेंगे, यूवी लाइट डालने से सभी तरह की ट्रांजिशंस हो सकते हैं और साथ में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस भी हो सकते हैं, जिसके लिए सबसे ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है। यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस के बारे में बताया गया है। फिर से मैं आपको बता दूं कि मैंने 3 ट्रांजिशंस आपको बताया: इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस, वाइब्रेशनल ट्रांजिशंस एंड रोटेशनल ट्रांजिशन। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन का मतलब क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन अपने लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल पर जंप हो जाए, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस। मॉलिक्यूल या एटम हर समय वाइब्रेट करता रहता है, जब आप लाइट डालते हो तो और तेजी से वाइब्रेट करना शुरू हो जाता है, तो बोलते हैं वाइब्रेशनल ट्रांजिशन में चला गया ये। और मॉलिक्यूल एटम हर समय क्या कर रहा है? रोटेट भी करता रहता है, तो जब आप लाइट डालते तो और तेजी से रोटेशन स्टार्ट हो जाते हैं, तो बोलते हैं रोटेशनल ट्रांजिशंस में आ गए। तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के लिए सबसे ज्यादा एनर्जी चाहिए, उससे कम एनर्जी चाहिए वाइब्रेशनल ट्रांजिशन के लिए, और सबसे कम एनर्जी चाहिए रोटेशनल ट्रांजिशंस के लिए। तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हम चाहते हैं हमारे कंपाउंड में हो, तो आईआर लाइट अगर डालेंगे तो काम नहीं बनेगा। क्यों? कि आईआर लाइट की एनर्जी इतनी नहीं होती, आईआर की एनर्जी यूवी से कम होती है। इफ यू क्या करना चाहते हैं कि यहाँ पर
इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस हो, देन वी हैव टू पुट आवर मॉलिक्यूल कहाँ रखना पड़ेगा, यूवी रेडिएशंस पे रखना पड़ेगा, ठीक है, तो यूवी रेडिएशंस पे रखेंगे तो अब उसमें इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस होंगे। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एमसीक्यू के हिसाब से भी और शॉर्ट क्वेश्चन के हिसाब से भी कि कौन कौन से ट्रांजिशंस होते हैं, यूवी में कौन सा ट्रांजिशन होगा, तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होगा, ठीक है। यूवी में खैर सारे ट्रांजिशन हो सकते हैं क्योंकि यूवी में इतनी एनर्जी होती है कि वो वाइब्रेशन भी करेगा, रोटेशन भी करेगा, मगर अभी हम लोग स्टडी जो कर रहे हैं वो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन ही कर रहे हैं। तो अब आती बात की इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कैन टेक्स प्लेस इन यूवी स्पेक्ट्रा, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो अब आपको इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस, सिग्मा से सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन, नॉन से सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन, pi to pi anti-bonding transition and non to pi anti-bonding transition. These are the 4 transitions takes place when we क्या करते हैं, मॉलिक्यूल पर हम लोग यूवी लाइट डालते हैं, है ना। तो अब यहाँ पर देखिए सिग्मा से सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन एंड नॉन टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन। बहुत ध्यान से देखेंगे, जो भी ट्रांजिशन हो रहा है ये आपका लोअर एनर्जी लेवल है या आपका हायर एनर्जी लेवल है, ये लोअर हो गया, ये हायर है, ये लोअर है, हायर है, इधर भी लोअर है, ये हायर है। मतलब हायर वाले कौन है, एंटी बॉन्डिंग वाले, मतलब मॉलिक्यूल या एटम में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपके बॉन्डिंग से एंटी बॉन्डिंग पे ही जंप करेंगे, ये बात ध्यान रखेंगे। तो जितने भी ट्रांजिशन हो रहे हैं, सिग्मा से सिग्मा एंटी बॉन्डिंग हो रहा है, एंटी बॉन्डिंग में गया, फिर आई चांस नॉन से सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, इसमें एंटी बॉन्डिंग में गया, फिर पाई वालों की चांस आ गई, पाई से पाई एंटी बॉन्डिंग या फिर नॉन से पाई एंटी बॉन्डिंग। अब यहाँ पे क्वेश्चन आप पूछ सकते हो कि मैम व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉन बॉन्डिंग, यहाँ पर एन लिखा है ना, एन का मतलब क्या है, एन का मतलब होता है नॉन बॉन्डिंग। व्हाट डज इट मीन, व्हाट डज इट मीन नॉन बॉन्डिंग का मतलब, हाँ बोलिए। हम लोन पेयर, हाँ, नॉन बॉन्डिंग का मतलब होता है बच्चों कि ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जो किसी भी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल यू कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ एसिटाल्डिहाइड। एसिटाल्डिहाइड में क्या है, CH3CHO, ऑक्सीजन है वहां पर। तो ऑक्सीजन में क्या होता है, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बताइए, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है, स्टूडेंट्स ऑक्सीजन 8 होता है। कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, यस मैम, ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। अब क्या करता है, ऑक्सीजन तो डबल बॉन्ड बनाता है, तो उसमें से 6 में से 2 ने तो आपस बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर लिया, बाकी जो 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास बचे हैं जो कोई भी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, उनको बोल रहे हैं नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट में है, प्रेजेंट है, बट दे आर नॉट पार्टिसिपेटिंग इन एनी बॉन्डिंग, दे आर नोन एज नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स किसे कहते हैं, जो सिग्मा बॉन्ड बना रहे होते हैं। पाई इलेक्ट्रॉन जो पाई बॉन्ड बना रहे होते हैं, मगर कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन है जो कोई बॉन्ड बना ही नहीं रहे, उनको बोल रहे हैं हम लोग नॉन बॉन्ड इलेक्ट्रॉन। तो वो कहाँ पर आते हैं कि जैसे मैंने बोला एसिटाल्डिहाइड है तो CH3CHO, ऑक्सीजन है यहाँ पर, इसके पास नॉन बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। या जैसे मैंने बोला इथाइलएमीन C2H5NH2, तो यहाँ पे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के पास भी नॉन बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो जो हेटेरो एटम्स आ जाते हैं तो उनके पास नॉन बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जो भी ट्रांजिशंस हो रहे हैं, मैंने कहा कि जंप करेंगे इलेक्ट्रॉन तो एंटी बॉन्डिंग में ही जाकर के जंप करेंगे, सिग्मा से सिग्मा एंटी बॉन्डिंग करेंगे, दूसरा क्या होगा नॉन से सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, फिर पाई की चांस आ गई, पाई से पाई एंटी बॉन्डिंग, फिर नॉन से पाई एंटी बॉन्डिंग। अच्छा, यहाँ पर ये आपका जो ग्रेटर और लेस का जो साइन बना हुआ है, इसका भी मतलब यहाँ पर ये हो गया कि सिग्मा से सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन के लिए सबसे ज्यादा एनर्जी चाहिए, सबसे ज्यादा एनर्जी चाहिए सिग्मा से सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन के लिए, देन नॉन से सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, देन पाई से पाई एंटी बॉन्डिंग, देन नॉन से पाई एंटी बॉन्डिंग। सबसे कम एनर्जी चाहिए नॉन से
पाई एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन के लिए सबसे कम एनर्जी चाहिए। अब देखो यहाँ पर इससे समझ में आएगा, ये आपका ये एनर्जी लेवल बना हुआ है। सबसे नीचे आप सिग्मा को बना लो, फिर पाई को बना लो, फिर नॉन को बना लो, ठीक है। फिर अब पाई एंटी बॉन्डिंग बना लो, फिर सिग्मा एंटी बॉन्डिंग बना लो। एंटी बॉन्डिंग मैंने बोला कि सिग्मा एंटी बॉन्डिंग एनर्जी सबसे ज्यादा होती है, सबसे ऊपर बनाओगे। ये सिग्मा है, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग सबसे ऊपर है। ये पाई है, इसका पाई एंटी बॉन्डिंग सबसे ऊपर है। और ये नॉन वाला है, नॉन वाले में तो क्या रहा, इलेक्ट्रॉन तो है मगर कोई भी बॉन्डिंग नहीं कर रहा। जब बॉन्डिंग ही नहीं कर रहा तो उसका एंटी बॉन्डिंग तो नहीं होगा, वो किसी में भी जा सकता है। पाई एंटी बॉन्डिंग में भी जा सकता है, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग में भी जा सकता है। तो अब देखो, जब ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर है, तो सिग्मा से सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन के लिए सबसे ज्यादा एनर्जी चाहिए। सबसे लंबा एरो कौन सा बना हुआ है, ये वाला बना हुआ है ना, तो सिग्मा से सिग्मा एंटी बॉन्डिंग के लिए सबसे ज्यादा एनर्जी चाहिए। फिर किसके लिए चाहिए, नॉन से सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। देखिए आप, नॉन से सिग्मा एंटी बॉन्डिंग के लिए एनर्जी चाहिए। फिर चाहिए आपको पाई से पाई एंटी बॉन्डिंग। इसका एरो और छोटा हो गया, देखिए एरो की हाइट देखते जाएंगे आप। फिर नॉन से पाई एंटी बॉन्डिंग के लिए सबसे कम एनर्जी चाहिए, ये एनर्जी हो गई आपकी, ठीक है। तो अब जब आप बनाओगे तो एक बात बहुत ध्यान से बनाओगे। क्या आप लोग क्या गड़बड़ कर देते हो कि ये नॉन से सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, पाई से पाई एंटी बॉन्डिंग के जो एरो बनाते हो आप ऑलमोस्ट बराबर बना देते हो। तो यहाँ पर आप ये ध्यान रखना कि इनके बीच का डिस्टेंस ये कम रखना और इनके बीच का डिस्टेंस ये ज्यादा रखना। तो अपने आप से ये वाला एरो लंबा बन जाएगा और ये वाला एरो छोटा हो जाएगा, क्योंकि इतना हिस्सा तो दोनों में कॉमन है, ये दोनों में कॉमन है। एरो बड़ा छोटा किससे बन रहा है, इस हाइट से और इस हाइट से, ठीक है। तो आप ये गैप ज्यादा रखना, मतलब पाई से सिग्मा एंटी बॉन्डिंग के बीच का गैप ज्यादा रखना, तो अपने आप से ये वाला एरो आपका ज्यादा लंबा बन जाएगा। तो ये एरो की आप हाइट अगर मैम सभी एरो, बोलिए। ये मैम सभी एरो अगर एक साइड से बनाए, जैसे सबसे बड़ा पहले बना लिया सिग्मा टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, हाँ, तो ऐसे फिर क्या उसके फर्क बाद पड़ता है, ऐसे नॉन बना टू लो, सिग्मा। वो कैसे भी कर सकते हो, वो तो आपकी वो मर्जी है। सिर्फ मैं आपको ये बता रही हूँ कि ये सिग्मा से सिग्मा एंटी बॉन्डिंग तो दिखता अपने आप से ही कि सबसे बड़ा एरो है, क्योंकि ये सबसे नीचे सबसे ऊपर है। ये वाला भी दिख जाता है सबसे छोटा है, क्योंकि ये दोनों एकदम पास पास है, नॉन से पाई एंटी बॉन्डिंग। आप लोग जब बनाते हो ना, तो ये वाला और ये वाला एरो में आप गड़बड़ कर देते हो, ये बराबर बना देते हो। तो ये वाला एरो ज्यादा लंबा बनाना है, नॉन से सिग्मा एंटी बॉन्डिंग वाला, उसके लिए आपको इनके बीच का एनर्जी गैप ज्यादा करना पड़ेगा। तो जब ये आपकी जो हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ करते हो ना, तो ये ध्यान रखना कि इनके बीच का एनर्जी गैप कम रखना, यहाँ ज्यादा रखना, अपने आप से ये वाला आपका एरो जो लॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे ज्यादा एनर्जी लगती है सिग्मा से सिग्मा बॉन्डिंग ट्रांजिशन के लिए, और कम एनर्जी चाहिए नॉन से सिग्मा एंटी बॉन्डिंग के लिए। आपका सिग्मा एंटी बॉन्डिंग कंप्लीट हो गया, अब आप पाई पर आ जाओ। पाई से पाई एंटी बॉन्डिंग और नॉन से पाई एंटी बॉन्डिंग। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ ट्रांजिशन। नॉन वाला हमेशा सेकंड नंबर पे ही आएगा। देखो, सिग्मा से सिग्मा के बाद नॉन सेकंड नंबर पर आया, फिर जब पाई की चांस आई तो भी नॉन क्या हुआ, सेकंड नंबर पर आया, ठीक है। इस तरीके से क्या होगा, इसकी जो है एनर्जी सबसे कम चाहिए। इतनी बात समझ में आ गई? बिल्कुल समझ में आ गया बच्चों? यस यस मैम। मैम। ये Yes, ma'am. इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन से। अब इसके बाद इससे रिलेटेड बहुत सारे भी रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, तो पहले इतना आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। इसके बाद अभी क्वेश्चन पूछेंगे कि ऑल सैचुरेटेड एल्केन्स आर कलरलेस, व्हाई? जितने भी सैचुरेटेड एल्केन्स होते हैं वो कलरलेस होते हैं, क्यों? बिकॉज सैचुरेटेड एल्केन, जैसे सपोज करो हम इथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है, इन सब में क्या है, सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड है, सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड है। तो अगर इनमें अगर हम लोग यूवी और विजिबल लाइट डालते हैं तो इनके अंदर कौन से ट्रांजिशंस होंगे, सिर्फ और सिर्फ सिग्मा से सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशंस होंगे। क्यों? क्योंकि इसमें कहीं पर भी नॉन बॉन्डिंग का तो कोई एटम इसमें है ही नहीं। अगर हम बात कर रहे हैं मीथेन है, इथेन है, ब्यूटेन है, प्रोपेन है, इसमें क्या सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड है और कार्बन है, और तो कुछ भी नहीं है। तो हेट्रो एटम तो है नहीं, तो इनके पास नॉन बॉन्ड इलेक्ट्रॉन तो होगा नहीं, पाई इलेक्ट्रॉन भी नहीं है, कहीं डबल बॉन्ड है नहीं। तो इनमें सिर्फ और सिर्फ सिग्मा से सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन ही होगा, और इस ट्रांजिशन के लिए बहुत एनर्जी चाहिए, ठीक है। तो बहुत एनर्जी के लिए क्या होगा,
अगर हम चाहते हैं कि मीथेन, इथेन, प्रोपेन में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो, तो वो क्या करेगा कंपाउंड? वो यूवी लाइट को अब्सॉर्ब करेगा कि विजिबल लाइट को अब्सॉर्ब करेगा? बताइए। यूवी लाइट। सिग्मा से सिग्मा ट्रांजिशन के लिए बहुत एनर्जी चाहिए, और बहुत एनर्जी के लिए वो क्या करेगा? वो यूवी लाइट को अब्सॉर्ब करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि यूवी की एनर्जी ज्यादा होती है, विजिबल की एनर्जी कम है इसके कंपैरिजन में। अगर हम क्या कर रहे हैं, कंपाउंड में ये पूरे रीजन की लाइट डाल रहे हैं, मतलब सपोज करो 100 nm से लेकर के 800 नैनोमीटर की लाइट डाल रहे हैं, मगर वो क्या करेगा? ये हो सकता है कि 210 या 230 या 240 नैनोमीटर की लाइट को अब्सॉर्ब करेगा। इसको नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ सिग्मा से सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन हो रहे हैं, और उस ट्रांजिशन के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए। ज्यादा एनर्जी का मतलब क्या हो गया? यूवी को अब्सॉर्ब करेगा। आपको मालूम है लेफ्ट टू राइट जाते जाते क्या हो रहा है? एनर्जी डिक्रीज हो रही है, विजिबल की एनर्जी कम है। अगर आप ये लाइट सिर्फ डालोगे तो सिग्मा से सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन नहीं हो सकता। तो वो एटम या वो मॉलिक्यूल या वो कंपाउंड वो विजिबल लाइट को अब्सॉर्ब नहीं करेगा। वो कहाँ की लाइट को अब्सॉर्ब करेगा? यूवी को अब्सॉर्ब करेगा। और मैंने बताया ही, अगर कोई भी कंपाउंड यूवी लाइट को अब्सॉर्ब कर रहा है तो इसका मतलब वो कलरलेस होगा, क्योंकि कलर हमको कहाँ दिखाई देता है? विजिबल में दिखाई देता है। तो अगर हम चाहते हैं कोई कंपाउंड हमारा कलरफुल दिखाई दे, इसका मतलब उसको क्या करना चाहिए? 400 से लेकर के 800 नैनोमीटर के बीच की लाइट को अब्सॉर्ब करना चाहिए। मगर उसको करने के लिए क्या होना पड़ेगा? अगर ये लाइट को अब्सॉर्ब करना है तो ट्रांजिशन कौन कौन से हो सकते हैं उसमें? तो ये वाले ट्रांजिशन होंगे। तो अगर हम सैचुरेटेड एल्केन्स की बात कर रहे हैं तो सैचुरेटेड एल्केन्स में तो ना तो पाई बॉन्ड है, ना ही नॉन बॉन्ड इलेक्ट्रॉन है, ओनली सिग्मा से सिग्मा बॉन्ड एंटी बॉन्डिंग ही ट्रांजिशन होंगे, और उसके लिए वो यूवी लाइट को अब्सॉर्ब करेगा। दिस इज द रीजन व्हाई ऑल सैचुरेटेड एल्केन्स आर कलरलेस। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? यस मैम। चलिए अभी आज की क्लास उतना रखते हैं, और फिर नेक्स्ट क्लास पे आप लोग पूरा पढ़िएगा। मैं आप लोगों को शेयर भी कर दूंगी इसका पीडीएफ। हेलो मैम। जो डाउट हो वो पूछिएगा। हेलो। ओके क्लास, कुछ पूछना है? यस मैम। ये मैम जो बोलिए। वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी है और माइक्रोवेव भी सेम होता है? वाइब्रेशन में आप लोग आईआर पढ़ोगे। जब आईआर लाइट डालोगे तो आप पढ़ोगे कि हाँ। वाइब्रेशनल ट्रांजिशंस हो रहे हैं। और जब आप लोग माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोग्राफी? जब आप माइक्रोवेव डालते हो तो रोटेशनल ट्रांजिशंस होते हैं। Yes. जब आप लोग रेडियो वेव्स डालते हैं तो प्रोटॉनिक ट्रांजिशंस होंगे, ओके। है ना? क्योंकि क्या होता है, अलग अलग माइक्रोवेव- एनर्जी है। हाँ बोलिए। मैम माइक्रोवेव में उसकी एनर्जी ज्यादा होती है यार से ना? आईआर से बेटा कम होगी ना एनर्जी। आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, मैंने दिखाया ना स्पेक्ट्रम। सबसे ज्यादा Sorry, ma'am. एनर्जी किसकी है? गामा की है। फिर उसके Okay, बाद okay. आपकी यूवी आया, फिर विजिबल आया, फिर आईआर है, फिर आपका माइक्रोवेव आया। ठीक है, क्लियर मैम। वही मैम चलिए वेरी कंफ्यूजन गुड। हो था कि मैम कि हाँ उसके लिए अगर अगर उसकी एनर्जी आईआर से ज्यादा होती है तो फिर वो वाइब्रेशनल के लिए नहीं यूज होगी, रोटेशनल के लिए कैसे? हाँ हाँ, ठीक है। चलिए अभी आप लोग अटेंडेंस मुझे भेज दीजिए। ओके स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू। नेक्स्ट टर्न पे आप लोगों का फिर टेस्ट होगा ना, सैटरडे को तो होगा नेक्स्ट लेक्चर आपका, उसमें आपका टेस्ट होगा। थैंक यू मैम। और थर्सडे को भी लेक्चर होता ना आप लोगों का? थर्सडे को भी Yes, ma'am. लेक्चर होगा आपका? हाँ Yes, तो ma'am. थर्सडे परसों भी लेक्चर होगा, पर उस पे आपका टेस्ट नहीं होगा। टेस्ट आपका सैटरडे को होगा। ओके स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू मैम।